नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट फर्स्ट या फिर बोल दो लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आवश्यक है कि आपको समुच्चय वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समुच्चय आप अध्याय पढ़ा हमने पिछले वाला, वो आपको आना चाहिए। इस अध्याय में हम दो चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम संबंध, दूसरा पढ़ेंगे हम फलन। दो चीज़ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है और दो हमारे खास टॉपिक भी हैं। इन टॉपिक का डिस्कशन करने से पहले हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर का शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे संबंध को और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फलन को। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो पहला पोर्शन है, इसका आधा पोर्शन तो इसका संबंध का है, आधा पोर्शन किसका है, फंक्शन का है, फलन का है। तो संबंध और फलन में दोनों में क्या कॉमन चीज़ है कि ये हमको आनी चाहिए। ठीक है, ये चार चीज़ें, स्टेटमेंट यानी कथन ये क्या होता है, खुला वाक्य ओपन सेंटेंस क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होते हैं, और दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। तो ये संबंध में भी आते हैं और फलन में भी आते हैं। तो आपको इन चीज़ों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि संबंध को पढ़ सकते हैं, फिर हम फलन को भी पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम इन चार चीज़ों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक तो कथन को, खुले वाक्य को, क्रमित युग्म को और दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कथन या स्टेटमेंट क्या होता है। तो कथन या स्टेटमेंट एक वाक्य होता है। क्या होता है, एक वाक्य होता है। और वाक्य किससे बनता है, जो बनता है शब्दों से। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द होंगे, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, शब्द शब्द मतलब बहुत सारे शब्द मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और बहुत सारे शब्दों से जो सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग निकलता हो। ठीक है, और मीनिंग निकलने वाला क्या हो, सेंटेंस हो, और वो क्या हो, या तो ट्रू हो यानी कि सत्य हो, या फिर फॉल्स असत्य हो। अर्थात कि कथन एक अर्थपूर्ण वाक्य है जो सत्य या असत्य को निरूपित करता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो कथन है वो क्या होगा कि एक अर्थपूर्ण वाक्य, एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य जो सत्य या असत्य को व्यक्त करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार से लिखते हैं कि एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य जो सत्य अथवा असत्य को दर्शाता है या निरूपित करता है। ये हो गई हमारी कथन या स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो कथन या स्टेटमेंट एक बार क्या होता है, इसको एक बार और देख लेते हैं कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। और वाक्य कैसा हो, मीनिंगफुल हो यानी कि अर्थपूर्ण हो। कैसा हो, अर्थपूर्ण हो। और वो अर्थपूर्ण होने के साथ साथ क्या हो, या तो सत्य हो या असत्य हो, या तो ये है या ये है, एक होना चाहिए इनमें से कोई सा, या तो ये या फिर ये। तो एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य और जो क्या हो, सत्य हो अथवा असत्य हो को दर्शाता है, वही क्या कहता आता है, कथन कहलाता है। तो हमारा उदाहरण है
इस प्रकार से हैं कि पहला उदाहरण है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है, एक अर्थपूर्ण वाक्य है। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये क्या है? सत्य। ठीक है, ये कथन ये वाक्य जो स्टेटमेंट है, जो ये क्या है, सेंटेंस है, वाक्य है, वो क्या है? सत्य। और वाक्य सत्य होता है या फिर सत्य का रंग क्या है? काला होता है। तो ये क्या है? असत्य। ठीक है, तो वाक्य मीनिंगफुल हो और सत्य हो या असत्य हो, या तो वो क्या हो? सत्य हो, या इस प्रकार से क्या हो? असत्य हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कथन कहलाते हैं। यहाँ पे ये जरूर नहीं है कि वो सत्य हो, असत्य होंगे तब भी वो क्या होंगे? कथन होंगे। जैसे ऐसा उदाहरण है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये बात सत्य है। ये एक सेंटेंस है जो कि क्या है? सत्य है। तो इसलिए क्या है? कथन है, यानी स्टेटमेंट है। जैसे 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ये वो जो बात है वो सत्य है। सत्य है तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है वो सत्य है, तो इसलिए क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है। अच्छा, जयपुर भारत की राजधानी है, तो इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रही होगी। गलत बात है कि जो जयपुर है वो भारत की राजधानी नहीं है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, या फिर ऐसे कहें तो जयपुर किस भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। तो कहने का तात्पर्य सेंटेंस है वो क्या है? असत्य। ठीक है, फॉल्स है। ऐसे 5 + 7 = 12 होता है, ये बात भी क्या है? सत्य। तो ऐसे जो मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य जो या तो सत्य हो या फिर क्या हो? असत्य हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कथन कहलाते हैं। तो आपको एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य किससे बनेंगे? शब्दों से। शब्दों से वाक्य बनने के बाद में वो क्या हो? सत्य हो या असत्य हो, नहीं ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य जो सत्य अथवा असत्य को दर्शाता है, कथन कहलाता है। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 5 ये हमारे सत्य हैं, और जबकि एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 6 असत्य हैं, परंतु ये सभी क्या हैं? कथन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खुला वाक्य या ओपन सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो खुला वाक्य होता क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको कथन आना चाहिए। ठीक है, तो कथन हमने पढ़ा था क्या? सत्य और असत्य हो, जो वाक्य सत्य अथवा असत्य हो वो क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। ठीक है, संदिग्ध वाक्य को, जैसे बरसात हो गई, आज बरसात हो गई, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ऐसे वाक्य क्या नहीं होते? कथन नहीं होते। इन जैसे आप कोई पुलिस केस हो तो उसमें स्टेटमेंट लिखा जाता है ना, तो वो क्या लिखा जाता है? या तो ट्रू लिखा जाता है या फिर फॉल्स लिखा जाता है, सत्य लिखा जाता है या फिर असत्य। न कि कोई ऐसा मामला थोड़ी बनता है इनके इनके अलावा कोई तीसरा मामला। ठीक है, तो उन दोनों जो सिचुएशन है वही क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। इसके अलावा तीसरा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि हाँ कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम क्या? खुले वाक्य या ओपन सेंटेंस को, वो क्या होता है? तो ओपन सेंटेंस क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य कह दो या फिर कथन कह दो, यहाँ पे हम कथन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य या कथन ऐसे वाक्य या कथन जिनके बारे में सत्य या मतलब वाक्य है तो उनके बारे में सत्य असत्यता हमको पता होगा। ठीक है, पता नहीं होगा, और कथन है तो हमको पता होगा। पर यदि ऐसा कथन है या वाक्य है जिसके बारे में हमको सत्य और असत्यता का पता नहीं है, और उसका पता हमको किसी अन्य रिलेशन से लग रहा है, किसी अन्य चीज़ से हमको पता लग रहा है, मतलब इनके सत्य होने या असत्य होने की बात हमको किसके द्वारा पता चल रही है? किसी अन्य सामग्री बोल दो,
या अन्य जानकारी से प्राप्त होती है। ठीक है, अन्य जानकारी के माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, कथन है जो सत्य है या फिर असत्य है, तो वो क्या कहलाता है, खुला वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो हम इसकी जो डेफिनेशन देते हैं वो किस प्रकार देते हैं कि ऐसे कथन जिनके सत्य अथवा असत्य होने का फैसला तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध न हो। ठीक है, तो वाक्य या हमारा कथन क्या है, सत्य है या असत्य है, उसके बारे में हमको डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमको कोई अलग से जानकारी है। तो ऐसे कथन जिनके बारे में हम सत्य अथवा असत्य होने का फैसला हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, और उनके बारे में हमको सत्य तथा असत्य होने की अलग से जानकारी है, मतलब अलग से जानकारी उपलब्ध न हो। ठीक है, तो अलग से जानकारी उपलब्ध होगी तभी हम कह सकते हैं कि क्या है, कथन क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खुला वाक्य हो जाएगा। तो ऐसे कथन जिनके सत्य अथवा असत्य होने का फैसला जब तक नहीं किया जाता उनकी जानकारी नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे कथन जिनके सत्य अथवा असत्य होने का फैसला तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध न हो। जैसे हमको एक एग्जांपल लेते हैं, स्वीट सा एग्जांपल है कि x² + y² = 4। ठीक है, इस प्रकार का कोई एग्जांपल है, वो कोई एक वाक्य है या फिर एक कथन है। ठीक है, तो आप इसको कथन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कथन। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो इसके बारे में यदि हमको कोई अलग से नॉलेज हो, तो अलग से नॉलेज तुमको 4 के बारे में तुमको खूब पता है कि 4 ही है, उसके अलावा हम इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो नॉलेज हमको किसके बारे में हो, यहाँ पे p, यहाँ पे x और y ये दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, चर दिख रहे हैं, x और y क्या दिख रहे हैं, चर या वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, तो जानकारी किसके बारे में उपलब्ध हो, अलग से इन वेरिएबल्स के बारे में उपलब्ध हो, तो ये क्या कहलाता है, खुला वाक्य कहलाता है। जो एक कथन किस क्या बन जाता है, वो खुला वाक्य बन जाता है। तो अभी तो हमने कहा है कि सत्य अथवा असत्य होने का फैसला हम कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि उनके बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध ना हो। जैसे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = 4। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हमने पहला एग्जांपल तो ये लिया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि x + 5 = 20। तीसरा एग्जांपल ये है कि x भारत का एक शहर है। चौथा एग्जांपल ये है कि जो x है वो -2 से तो क्या है, बड़ा है, और 3 से क्या है, छोटा है। ये चिन्ह जिधर खुलता है उधर तो बड़ा होता है, कहने का तात्पर्य -2 और x में से x तो बड़ा है। अब बात की इन दोनों की, तो ये इधर खुला हुआ है तो x छोटा है और 3 बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य क्या निकला कि x है जो -2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से पाँचवा है कि x इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, खुला हुआ इधर है, तो इधर ये वाला बड़ा है, तो यानी x इज ग्रेटर देन 2y + 5। और छठा एग्जाम्पल है कि x² + y² + z² = 9। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसकी बात की जाए कि x + 5 = 20, जो ये कथन दे रखा है या फिर वाक्य दे रखा है, वाक्य मान के चलो या फिर कथन मान के चलो, इनके बारे में हमको यदि अलग से जानकारी पता हो कि हमको पता है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू
हम 15 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 15, 15 रख देते हैं, तो ये सेंटेंस है पूरा पूरा क्या है, सत्य है। तो कथन पूरा पूरा सत्य है तो वो क्या कहलाता है, तब कथन है और उसके बारे में हमको अलग से जानकारी क्या है प्राप्त है कि x की जो वैल्यू हमने क्या रखी है 15 रखी है, 15 रखी है, तो वो क्या बन जाता है, खुला वाक्य या ओपन सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, एक्स भारत का एक शहर है। तो भारत का शहर तो है, जहाँ पे चर है या कोई शहर है, पर भारत का शहर है तो हमने फिक्स थोड़ी कहा है कि भारत का शहर कौन सा है। तो भारत में तो बहुत सारे शहर हैं, तो हमको उसको नाम देना पड़ेगा या फिर हमको अलग से पता होना होगा, तब हम उसके बारे में कह सकते हैं कि भारत का कौन सा शहर है। जैसे हमको पता हो शहर की बात की जा रही है, जैसे वस्त्र उद्योग के बारे में बात की जा रही हो, या फिर इस्पात उद्योग के बारे में बात की जा रही हो, खनन के बारे में बात की जा रही हो, कृषि के बारे में बात की जा रही हो, तो किस प्रकार का शहर है, औद्योगिकरण के बारे में बात की जा रही हो, तो भारत किस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में है वो एक्स है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे, उनके बारे में हमको क्या हो, अलग से जानकारी हो, अलग से हमको क्या हो, जानकारी उपलब्ध हो, और अलग से जानकारी उपलब्ध है और तो वो क्या कहला जाता है, ओपन सेंटेंस। यहाँ पे एक्स है एक -2 से 3 से, -2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो यहाँ पे एक्स के बारे में कुछ अलग से जानकारी कहेंगे कि एक्स यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √2 भी तो होती है इसके अंदर, तो अपरिमेय संख्या है या फिर सम्मिश्र संख्या है इनके अंदर, तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कथन का सत्य अथवा असत्य होने की बात किस पर डिपेंड कर रही है, चर राशि के अलग से जानकारी उपलब्ध होने के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे x और जो बड़ा है किससे 2y+5 से, तो यहाँ पे एक जो सेंटेंस है या हमारा स्टेटमेंट है, इसके सत्य या असत्य होने की जो जानकारी है, सत्य अथवा असत्य होने की जो बात है, किस पर निर्भर कर गई, x और y पर, और इनके बारे में हमको अधिक अलग से जानकारी है, कहाँ लिख दिया मैंने, अलग से जानकारी उपलब्ध है, तो वो क्या कहलाता है, ओपन सेंटेंस से खुला है। जैसे इस प्रकार से लिखा है x² + y² + z² = 9, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे x और y और z इन तीनों के बारे में हमको अलग से जानकारी उपलब्ध है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू यदि 0 रख दें, y की वैल्यू 0 रख दें और z की वैल्यू 3 रख दें, तो ये वैल्यू x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 3 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको अलग से पता है जानकारी इसके बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं, इन जानकारियों के लेकर क्या है, सिद्ध है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, खुला वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो खुले वाक्य को हम डिनोट करते हैं किससे, ठीक है, तो एक चर हो हमारे पास में, कितना हो, एक चर हो, तो p लगा देते हैं, और उसके साथ में जैसे चर हमारे पास में x है तो x, ठीक है, तो उसको px से, और दो चर है हमारे पास में, सिंगल चर x है तो x, y है तो y, z है तो z, ठीक है, ओनली एक चर है। ऐसे u है तो u, कोई सा भी चर हो, जैसे u+6 = r, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, u है। इस प्रकार से यदि दो चर हैं तो उसको p करके लिखते हैं, और चर हैं उनको किस में लिख देते हैं, इस ब्रैकेट से यानी कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, जैसे दो चर x और y हो, ठीक है, या फिर दो चर u और v हों, कोई से भी दो चर हों उनको इस प्रकार से हम क्या लगा देते हैं, कोमा में लगाकर p के रूप में लिख देते हैं। तीन से यदि तीन चर हों तो उसको px, y, z या फिर pu, v, w से क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। ठीक है,
तो इनको खुले वाक्य को किस प्रकार से दर्शाएंगे हम? खुले वाक्य को इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे हम पहले वाले को दर्शाना हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को, तो हम लिखेंगे फी एक्स कोमा वाई, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमारा लिखने का क्या होगा, तरीका हो गया। तो यहाँ पे हमने फी एक्स कोमा वाई बराबर सच दैट, इस चिन्ह को हमने सच दैट बोलते हैं। ये पिछली जो अध्याय है उसमें खूब बात की इसके बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमने लिखा है, ये किस चीज़ को निरूपित करेगा? खुला वाक्य यानी ओपन सेंटेंस को निरूपित करेगा। और ओपन सेंटेंस में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है या फिर एक स्टेटमेंट होता है, वो क्या होता है, सत्य या असत्य होता है, तो उसके बारे में हमको अलग से नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज मान लो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 0 और y की वैल्यू रखी कितनी, 2। ठीक है, तो ये वाली जब सपोर्ट कर जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 जाएगा, यानी 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। यदि हम x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू कितनी रखें, -2 रखें, ठीक है, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यदि हम y की वैल्यू 0 रखें और x की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो भी यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। या फिर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0 रखें, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इन सभी बातों में यहाँ पे x के और y के वाल जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, जो y के और x के जो वैल्यूज आई हैं ये वाली है, इनके लिए क्या है कथन, सत्य है। इसलिए सत्य है, इनके लिए हमको अलग से जानकारी है, इसलिए क्या बन गया, खुला वाक्य बन गया। और जो ये हमारे x और y के जो वैल्यू आ जाए इनके लिए संतुष्ट कर रहे हैं इनको, तो इन सभी को हम बोलते हैं इनका हल समुच्चय, सेट ऑफ सॉल्यूशन। चल लिख लो, हिंदी नहीं तो समुच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल। हल का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है। इन सभी ये सभी इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। इन सभी को इसको हल करने पर जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, और ठीक है, और जिस प्रकार से 0 2 -2 0 2 -2 जो ये हैं, ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर्स हैं। तो ये कहने का तात्पर्य हम सीधी बात यहाँ पे लाते हैं कि x और y यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं या z कुछ भी है, जो वेरिएबल्स में जो वैल्यूज हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, ठीक है, जिस सेट में से उठा के रखते हैं, तो उस सेट को हम यहाँ पे हमने पूर्णांक संख्या में से उठा के रखा है हमने, इन वैल्यूज को कहाँ पे रखा है, इसमें, तब जाके सत्य हुई हैं। तो इस सेट को या इस समुच्चय को हम प्रतिस्थापित समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित समुच्चय, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, और जिन वैल्यूज के लिए क्या होता है, सत्य होता है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, हल समुच्चय। ठीक है, तो नोट लगा के हम लिख लेते हैं क्या, ठीक है। तो खुले वाक्यों में जिस समुच्चय से चर राशि का चयन किया जाता है, तो इस समुच्चय से हम चर राशि का चयन किया, तो हम इस समुच्चय को क्या कह देते हैं, हम प्रतिस्थापित समुच्चय या रिप्लेसमेंट सेट कह देते हैं। और जिन समुच्चय में से जो इन वैल्यूज निकल के आई हैं, चर राशि के जिन मानों के लिए हमने ये जो खुला वाक्य है उसको सिद्ध किया है, सत्य किया है, सत्य प्रूफ किया है, तो उनके जो समुच्चय बनेगा वो इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। तो हल समुच्चय के में आंसर ये आएंगे, और जो रिप्लेसमेंट सेट या प्रतिस्थापित समुच्चय की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा,
पूर्णांक संख्या आएगी फॉर दिस एग्जाम्पल या क्वेश्चन। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित समुच्चय नहीं है, क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर वो क्या होता है? यहाँ पर क्रमित समुच्चय लिखा है, वो भी खस गलत नहीं है, वो भी सत्य है। आप जान जाएंगे क्यों सत्य है, डेफिनेशन देखेंगे, सवाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्रमित युग्म कहाँ से आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्रमित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर वो क्या होता है? जैसे मेरे पास एक समुच्चय लिखा हुआ है, ए करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं ए बी सी और डी, इस प्रकार से करके लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यदि मैं इसके एलिमेंटों को चेंज करके इस प्रकार से लिख दूं, ऐसे डी पहले लिख दिया, सी पे ए को यहाँ ले आया, बी को यहाँ ले गया। ठीक है, और उस सेट को मैं नाम दे दूँ बी। ठीक है, ध्यान देना गौर से। तो ए इस प्रकार से लिखा है और बी हमने उसके सेंटेंस सॉरी जो सेट है उसके जो एलिमेंट है उनको क्या कर दिया, ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्रम परिवर्तन कर दिया हमने। तो क्रम परिवर्तन करने से क्या बताओ, समुच्चय ए है और समुच्चय बी में कोई अंतर आया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जो समुच्चय है उसमें अवयवों को, एक ही समुच्चय में अवयवों को, क्रम को आपस में बदला जा सकता है, जिसकी बात हमने पिछले अध्याय में की थी। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, बी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें क्रम बदलने पर हमने क्या करा है कि क्रम बदलने पर या इसमें क्रम बदलने पर इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ऐसा लिख दो, क्रम बदलने पर कुछ नहीं होता है, या फिर ऐसा लिख दो कि क्या क्रम का महत्व नहीं होता है। यहाँ पे महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इसको आगे लिखो, पीछे लिखो, दाएं लिखो, बाएं लिखो, कहीं पे भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे तो ये हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें कोई महत्व नहीं है क्रम का। ऑर्डर करने का, ऑर्डर चेंज करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम एक संख्या लेते हैं, जैसे वो है हमारी 123। ठीक है, इस संख्या को मैं अंकों को बदल के लिखता हूँ, आपस में चेंज करके लिखता हूँ। जैसे मैंने 3 को पहले लिख लिया, 1 को बीच में ले लिया, 2 को उसके बाद में ले आया। ठीक है, तो अंक तो वही रहे 1 2 3, ये भी 1 2 3। ठीक है, तो क्या ये संख्या और ये संख्या आपस में इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये तो 123 ही है, 312 है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो हमने ऑर्डर चेंज करा है इसका अंकों का, तो उसमें क्रम का क्या आ गया, महत्व आ गया। तो यहाँ क्रम का महत्व है, और जहाँ क्रम का महत्व हो वहीं पे हम पढ़ते हैं क्या, क्रमित समुच्चय पढ़ते हैं। ठीक है, और क्रम का महत्व किस में हम पढ़ते हैं, समुच्चय में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम पढ़ते हैं क्रमित समुच्चय। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन से ऐसे भी दे सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों में क्रम का क्या होता है, महत्व होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्रमित समुच्चय बोलते हैं, क्रमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ये है
यदि एक सेट होता, एक समुच्चय होता और उसमें अवयव का क्रम का महत्व होता तो हम उसको क्या कह देते कि क्रमित समुच्चय। ठीक है, जैसे ये समुच्चय और इस प्रकार यदि ये समुच्चय होता और उसमें अवयव का क्या होता, क्रमों का क्या होता, महत्व होता, तो उसे हम क्रमित समुच्चय कह देते हैं। जिस प्रकार से ऐसे ये लिखा हमने 123 और 312, इसमें क्रम का क्या है, महत्व है। यदि ये अंक ही क्या हो, दो दो हों, दो दो अंक क्या हो, दो दो अंक ऐसे 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 दो दो लिखा नहीं हो, दो दो अंक हो ऐसे 4 5 6 7 ऐसे जोड़े के रूप में हो, तो जोड़े को हम पेयर बोलते हैं। जैसे चप्पलों का जोड़ा, जूतों को जोड़ा, ठीक है, मनुष्य का जोड़ा, नर नारी का, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ों को पढ़ते हैं। तो जोड़े के रूप में हम पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो हम किसी भी समुच्चय हो या कोई संख्याएं हों और उनमें क्रम का महत्व हो तो उसे हम क्रमित समुच्चय कह देते हैं। यदि दो अंकों के क्रमित समुच्चय हो, कितने अंकों का हो, दो अंकों का, दो अंकों का क्रमित समुच्चय हो तो हम उस चीज़ को क्या कह देते हैं, क्रमित समुच्चय कह देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे इसकी डेफिनेशन क्या, ये इसकी डेफिनेशन है, वो है कि दो अंकों के क्रमित समुच्चय को क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्रमित समुच्चय वो, और उसमें एलिमेंट कितने हैं, ओनली 2 एलिमेंट है, तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, क्रमित समुच्चय कह देते हैं, जो हमकी हमारा टॉपिक है। तो दो अंकों के क्रमित समुच्चय को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो दो अंकों के क्रमित समुच्चय, अब यहाँ पे क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो दो अंकों के क्रमित समुच्चय बोल दे, दो अंकों के हम क्रमित युग्म बोलते हो, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म को। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि क्रमित युग्म को बोलते हैं, फिर दो अंकों के क्रमित समुच्चय को, एक ही बात है। को ऐसे दो वेरिएबल हों, ऐसे ऐसे x कोमा वाई, इससे लिख दो, या फिर p नहीं लगाते, x कोमा वाई u या v से क्या करते हैं, हम लिखते हैं, जोड़ों के रूप में लिखते हैं। जैसे x और y के रूप में लिख दो, या u और v के रूप में लिख दो। दो अंक को कोई क्रमित समुच्चय, और वो क्रमित समुच्चय क्या है, दो अंकों का है, तो क्रमित युग्म हो जाता है। और दो अंकों के क्रमित युग्म को इस प्रकार से लिखते हैं, x कोमा y या u कोमा v के रूप में। तो यदि हम x कोमा y में विश्लेषण करें तो हम x को यहाँ पे हम इसका प्रथम अवयव कहते हैं और y को इसका द्वितीय अवयव कहते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं कि ये दो अवयवों का, दो अंकों का क्या है, क्रमित समुच्चय, या फिर दो अंकों का क्या है, क्रमित युग्म है। तो इस चीज को हम एक बार अलग से बता देते हैं, तो यह इसको हम टू टपल ये टू टपल क्या है, टू टपल ऑर्डर का क्या है, एक क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। टू टपल ऑर्डर्ड भी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि इसे ऐसे कोई दो अंक हैं, यदि दो अंक न हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, एन हो, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें n टर्म है, कितने टर्म है,
एन टर्म है, एन इसमें क्या है पता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड एन टपल या ऑर्डर्ड एन टपल की क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं कि कौन से टपल में लिखा हुआ है, एन टपल में लिखा हुआ है, एन टपल के क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पे एन टपल के फॉर्म में बोले तो इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं, दो के क्रम में इसमें, तो ऑर्डर टू टपल फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर्ड टू टपल, ऑर्डर टू टपल लिख सकते हैं या टू टपल ऑर्डर्ड, कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंग्लिश है उसको सेट करना है। तो ये तो आपकी हिंदी है, क्या है कि आप ऑर्डर्ड एन टपल लिख दो या ऑर्डर्ड को हिंदी में लिखना चाहें तो क्रमित एन टपल, ठीक है। तो क्रमित एन टपल लिख दो, ये हो जाएगा टू टपल का, ये हो जाएगा एन टपल का। इस प्रकार से लिखे जाए एक्स वाई जेड, ये तीन टपल का है, ऐसे A1 A2 A3 A4, ये चार टपल का है, ऐसे लिखना चाहें A1 A2 A3 B1 और B2, इसे पाँच आ गए तो ये क्या है फाइव टपल का है, यानी ऑर्डर्ड फाइव टपल के फॉर्म का है, ये फोर टपल की फॉर्म का है, थ्री टपल की फॉर्म का है, टू टपल की फॉर्म का है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या है, क्रमित युग्म पढ़ा है। तो क्रमित युग्म क्या होता है, जिसमें क्रम का क्या होता है महत्व होता है, कोई सेट हो और उसमें क्रम का क्या हो महत्व हो तो उसे हम क्रमित समुच्चय कह देते हैं, और दो अंकों का क्रमित समुच्चय हो तो उसको क्रमित युग्म कह देते हैं, ठीक है। दो क्रमित अंकों के क्रमित युग्म को हम एक्स कोमा वाई यू कोमा वी इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें एक्स का प्रथम अवयव होता है, वाई इसका द्वितीय अवयव होता है, ठीक है। और दो अवयव हों तो उसको हम ऑर्डर टू टपल की फॉर्म बोल देते हैं, यदि एन अवयव हों तो उसको हम क्रमित एन टपल या ऑर्डर एन टपल की फॉर्म बोल देते हैं, तीन हो तो तीन टपल की, चार हो तो चार टपल की, यानी इंग्लिश बोले तो फोर टपल की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स और वाई के बारे में थोड़ा सा और विश्लेषण कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके बारे में तुलना की थी बराबर करके, तो इसको बराबर करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई है, वाई और एक्स के क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से एक्स पहला टर्म इसके किसके बराबर होगा, पहले टर्म के, और दूसरा टर्म किसके, दूसरे टर्म के, ठीक है। पहली कंडीशन दी है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स इक्वल टू वाई एंड यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई एंड यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स। फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एक्स और वाई क्या होंगे बराबर। तो कहने का तात्पर्य किस प्रकार के रिजल्ट हो गए, 1,1 2,2 3,3। तो इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, जो इस प्रकार के जो क्रमित युग्म आएंगे, जो इस प्रकार के क्रमित समुच्चय आएंगे तो वो भी क्या होंगे क्रमित युग्म होंगे, क्रमित समुच्चय आएंगे तो क्या होंगे क्रमित युग्म होंगे। तो और इस प्रकार से हो जैसे एक्स और वाई है इज नॉट इक्वल टू वाई और एक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वाई और एक्स यहाँ पे बराबर हों, तो अलग अलग भी तो हो सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो एंड वाई नॉट इक्वल टू एक्स। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो, जैसे 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1 के होता है, क्योंकि ये 1,2 पॉइंट शो करता है, 2,1 पॉइंट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। एक बात इस प्रकार से हो सकती है, वो किस प्रकार से हो सकती है, जैसे एक्स कोमा वाई है, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो किसी अनऑर्डर्ड पेयर जैसे ए कोमा बी की क्या है इक्वल है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स का आई के इक्वल है ए के और वाई का आई के इक्वल है बी के, ठीक है। पहला जो टर्म होगा पहले टर्म के, दूसरा टर्म होगा जो दूसरे टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। फाइनली हमने क्या देख लिया, क्रमित युग्म देख लिया। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड का कहने का तात्पर्य सीधा सही है कि समुच्चय और समुच्चय में क्रम का क्या हो महत्व हो, क्रमित समुच्चय दो अंकों का हो तो उसको बोल देते हैं हम क्या क्रमित युग्म बोल देते हैं, उसको एक्स वाई यू वी इस प्रकार से लिख देते हैं, या फिर किस में लिखते हैं छोटे वाले कोष्टक में कॉमा लगा के, और एक्स और वाई है
उसमें एक्स पहला अवयव कहलाता है, वाई द्वितीय अवयव कहलाता है। तो उसको ऑर्डर टू टपल की फॉर्म भी बोल देते हैं, या दो अवयव का क्रमित युग्म बोल दो, या दो अवयव का क्रमित समुच्चय बोल दो, कैसे बोल दो। अच्छा एन अवयव हों तो एन टपल की उसको फॉर्म बोलते हैं, या फिर ऑर्डर्ड एन टपल बोलते हैं, या क्रमित एन टपल। ठीक है, 3 टपल हो तो इस प्रकार लिख दें, एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी करके लिख दो। और 4 टपल हो ऐसे A1 A2 A3 A4, 5 टपल हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 कुछ भी ऐसे 5 टर्म बना दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखा कि जो क्रमित युग्म है उसको हम इन 3 तरीके से भी हो सकते हैं। आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर नहीं हो, और बराबर किसी अलग चीज़ की हो। पहल जो कोई क्रमित युग्म में दूसरे क्रमित युग्म के बराबर हो, तो उसमें पहला क्रमित युग्म पहला टर्म पहले टर्म के बराबर हो, दूसरा टर्म दूसरे टर्म के बराबर हो। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा, या दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन गुणा एक ही बात है। ठीक है, तो गुणा पढ़ेंगे, जो हम नॉर्मली गुणा पढ़ते हैं, जैसे 5 × 4 कैसे होता है, 20 के इक्वल होता है नहीं होता है, होता है। तो हम पढ़ेंगे किसके, जैसे सेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे A = ABC है और B = XY। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दो सेट हों और उनका क्या पढ़ते हैं हम, गुणा पढ़ते हैं। तो उस गुणे को हम बोलते हैं क्या, जो इनका अंदर जो गुणन होता है उसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो वो क्या होता है, तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को हम डिनोट कैसे करते हैं, वो A × B से करते हैं। ठीक है, A × B, इसको पढ़ते कैसे हैं, वो A × B। ठीक है, इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है कि यदि दो सेट हो हमारे पास, क्या हो, दो सेट, यदि ए व बी दो कैसे हों, समुच्चों, समुच्च कैसा भी हो सकता है, परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्च, अरिक्त समुच्च, किस प्रकार से। हम तो यहाँ पे जनरल किसी पर्टिकुलर समुच्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल समुच्च के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी समुच्च हो सकता है। तो यदि ए व बी दो समुच्च हों तो उनका कार्तीय गुणन, ठीक है, या फिर दो समुच्चों का, उनका छोड़ो, दो समुच्चों का कार्तीय गुणन। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो कि यदि ए व बी दो समुच्च, या फिर यदि को बैठाओ, ए व बी दो समुच्चों का कार्तीय गुणन A × B उस समुच्च के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उस समुच्च के बराबर होता है जिसका प्रथम अवयव समुच्च A से लिया गया हो, जिसका प्रथम अवयव समुच्च किससे लिया गया हो, A से लिया गया हो, तथा दूसरा अवयव समुच्च B से लिया गया हो। वो किस प्रकार लेते हैं वो भी बताएंगे, कि पहली परिभाषा दोबारा देख लो कि यदि ए व बी दो समुच्च हों, या डायरेक्ट लिख लो कि ए व बी दो समुच्चों का कार्तीय गुणन A × B, हमने बताया था कि इसे पढ़ते हैं A × B पढ़ते हैं, तो A × B उस समुच्च के बराबर होता है। तो हम किसके बराबर लिखेंगे, एक समुच्च के बराबर लिखेंगे। तो A × B काहे के बराबर होता है, एक समुच्च के बराबर होता है जिसका प्रथम अवयव क्या होता है, समुच्च A से लिया गया होता है, और द्वितीय अवयव है वो काहे से लिया गया होता है, B से। तो A × B में किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं, तो A × B में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, तो इसमें A, B टाइप के अवयव आते हैं। किस प्रकार के अवयव आते हैं, A, B टाइप के अवयव आते हैं, जहाँ पे A है वो पहले सेट से लिया गया होता है,
और जो बी है वो दूसरे वाले सेट से लिया गया होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाती है। सॉरी यहाँ तक, ठीक है, ये इसको यहाँ से ऐसे कर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी उस समुच्चय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये समुच्चय बना दिया हमने। इसमें पहला अवयव कहाँ से ले लिया, समुच्चय ए से। तो समुच्चय ए से ले लिया हमने, ए को बिलोंग कर दिया ए को, और ये बी है वो किसको बिलोंग, स्मॉल बी को क्या कर दिया, कैपिटल बी से बिलोंग कर दिया। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में ए कोमा बी के टाइप के अवयव लिख सकते हैं, या फिर एक्स कोमा वाई टाइप के अवयव लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स पहले सेट को बिलोंग करेगा, वाई दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे ए कोमा बी सी लिख चला है, तो यहाँ पे एक्स और वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन इस प्रकार से निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम पहले इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं कि ए क्रॉस बी में किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं। उसमें ए कोमा बी टाइप के हुए आते हैं, सच दैट इस प्रकार है कि किस प्रकार आते हैं, ये पहले स्मॉल ए है वो पहले अवयव को बिलोंग करेगा, स्मॉल बी है वो दूसरे अवयव को बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब क्या है कि इससे संबंध रखते हैं, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होता है। तो बी है, इसमें से उठाएंगे और ए को इसमें से उठाएंगे, तो ए क्रॉस बी एक सेट के बराबर निकल के आएगा। और वो किस प्रकार से निकल के आएगा आप देखते रहिए। तो हमने ए कोमा बी टाइप के लिखेंगे, यानी ए तो इसमें से उठाना है और बी इसमें से। तो मैंने इसमें से ए उठा लिया, ए का मतलब ये वाला ये नहीं, ये इसमें से जो सेट में से है उपस्थित अवयव वो। तो ये ए और इसमें से मान लो 1, तो ये ए कोमा 1 उठा लिया। तो ये इसको बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो इसमें ए का मतलब ये पहला वाला अवयव किसको लिया है, सेट ए से लिया है, और दूसरा वाला अवयव 1 है वो सेट बी से लिया, बिलोंग करेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी में आएगा। और दूसरा ले सकते हैं कि इससे पहले वाले में से तो ए ले ले, दूसरे वाले में से 2 ले लें, 2 ले लें। तो इसमें से ए और 2 ले लिया हमने, इस प्रकार से ले सकते हैं। इस प्रकार से भी तो ले सकते हैं, पहले वाले में से बी ले हम, दूसरे वाले से 1 ले लें। इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि पहले वाले में से तो बी ले लें, दूसरे वाले से 2 ले लें। ठीक है, और पहले वाले में से मान लो सी ले लेते हैं, दूसरे वाले में से 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में से सी ले लेते हैं और दूसरे वाले में से 2 ले लेते हैं। तो ये एक सेट निकल के आया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में किस प्रकार से अवयव आए कि ए कोमा 1 बी कोमा ए कोमा 2 बी कोमा 1 बी कोमा 2 बी सी कोमा 1 सी कोमा 2, ये इस प्रकार के क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। तो यहाँ पे आपको ए कोमा बी दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो वो समुच्चय कौन सा होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो क्रमित युग्म के समुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, तो वो क्रमित युग्म का ही समुच्चय है, और उस क्रमित युग्म बनाए क्रमित युग्म, और उनका क्या बना दिया, समुच्चय के बराबर बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या एक और बी दो समुच्चयों और उनका कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो किस समुच्चय के बराबर होता है, उनके क्रमित युग्म के समुच्चय के बराबर, क्रमित युग्म के समुच्चय के बराबर होता है। क्रमित युग्म हो गए और उनका क्या बना देंगे, सेट बना देंगे, जिसमें पहला अवयव ए सेट से और दूसरा अवयव बी सेट से लिया गया होता है। एक हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब इनके बाद हम 2-3 महत्वपूर्ण बातें वो जान लेते हैं। तो आप नोट लगा के लिख लो। पहली बात है वो ये बात है कि क्या कि यदि ए बराबर 5 हो, यानी कि ए इम्पटी सेट हो, या फिर ऐसा हो सके बी इम्पटी सेट हो। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। ठीक है, ए इम्पटी सेट है, बी इम्पटी सेट है, तो ए क्रॉस बी निकल के आएगा ना, ए क्रॉस बी निकल के आएगा ये वाला सेट, तो वो भी क्या निकल के आएगा, इम्पटी सेट निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, इसके लिए हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो सपोज इस प्रकार से ए बराबर तो लिखा है 1 2 2, बी इक्वल टू 5 लिखा हुआ है।
यानी कि इसमें कोई अभी एलिमेंट है ही नहीं। तो एक बात बताओ, तो उसमें ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए को बी टाइप के, यहाँ ए का को बिलोंग करेगा कैपिटल ए को और बी का को बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ से हम ए का तो चुनाव कर सकते हैं, इस ए का जो चुनाव कर सकते हैं, बी का कैसे करेंगे चुनाव? भाई बी तो है ही नहीं, तो बी का चुनाव कहाँ से करेंगे? बी है ही नहीं, तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी क्या निकल के आता है? फाइव निकल के आता है। कुछ भी एलिमेंट उसमें नहीं आएंगे। ऐसा ना हो कि ए इक्वल टू 5 हो और बी में कोई एलिमेंट हो, ऐसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके माध्यम से देखें तो इसे देख सकते हैं कि इसमें बी है, उसके एलिमेंट तो हम रख सकते हैं, पर ए के तो है ही नहीं, तब भी ए क्रॉस बी क्या निकल के आता है? 5 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हेडिंग, ये एक नोट लगा के लिख देते हैं, यदि ए इक्वल टू 5 हो या बी इक्वल टू 5 हो, कोई सा एक हो या फिर दोनों ही 5 हो, तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आता है? 5 निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, कि यदि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट की संख्या क्या है? एन है, सॉरी एलिमेंट की संख्या क्या है? पी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, और नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ बी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, मतलब ए सेट में अवयव पी है, बी सेट में अवयव क्यू है। तो इस प्रकार से में 3 है, इस प्रकार से में 2 है, मान इसमें 2 3 है, इसमें 2 है, तो ए क्रॉस बी है, वो भी तो एक सेट निकल के आया। क्या निकल के आया? सेट। तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो पी इंटू क्यू के बराबर होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे बातें। तो पी और क्यू की बराबर क्या वैसे होगी? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इसको रफ वर्क में लिख लेना, ये तो रफ वर्क है, ये फेयर है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे क्या है, मैं यहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? एन ए इक्वल टू कितने लिखेंगे? काउंट करके लिखेंगे, वो है 3, 1 2 3। एन भी लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? काउंट करके लिखेंगे तो एलिमेंट कितने? 2 है, 1 2। ये 1 2 इसकी वैल्यू है वो नहीं लिख रहे इसमें, जैसे 1 2 इस प्रकार से भी गिना जा सकता है, ये 1 इस 2। ठीक है, तो ये 2। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने निकल के आएंगे? वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो 3 इंटू 2, वो कितना निकल के आया? 6। 6 ही निकल के आए, नहीं निकल के आए, हमने क्वेश्चन भी देखा है। तो गिन लो इनको, नहीं निकला, कम है तो गलत है, ज़्यादा है तो भी गलत है, क्योंकि निकल के कितने आएंगे? 6 निकल के आएंगे। तो देखो ये पूरा एक क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, तो इनको एक एक गिनेंगे, इसको एक गिनेंगे, इसको एक। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि 2 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा जो एक क्रॉस बी है वो क्या है? राइट है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि यदि समुच्चय ए क्या हो? अपरिभाषित, सॉरी अपरिमित हो। ए क्या हो? अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय हो। कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय, यानी कि उसमें जो एलिमेंट है वो इन्फिनिटी है, अनंत है। या फिर इस प्रकार से हो, इस समुच्चय बी अपरिमित हो। अपरिमित मतलब अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय होता है, इसमें अपरिमित क्या हो? संख्या यानी अनंत हो। तब ए क्रॉस बी है, उसमें जो एलिमेंट निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे? अपरिमित निकल के आएंगे। अपरिमित कहाँ से निकल के आएंगे? इस फॉर्मूले से निकाल लो यार। ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू के रूप में होता है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट निकल के आएंगे अपरिमित इंटू इसमें कुछ हो 4 5 को, तो इन्फिनिटी इंटू 4 करेंगे तो इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, तो अपरिमित आ गया। ठीक है, यदि इसमें इन्फिनिटी हो या अनंत हो और इसमें 2 हो, तो 2 इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी अनंत आया, अपरिभाषित निकल के आया। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या तो क्या निकल के आएगी? अपरिमित। और जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा वो सेट निकल के आएगा, वो कैसा होगा? एक अपरिमित समुच्चय होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बातें क्या सीखी कि ए इक्वल टू यदि फाई है या बी इक्वल टू फाई है तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आता है, फाई निकल के आता है। यदि ए में अवयवों की संख्या पी और बी में अवयवों की संख्या क्यू है तो ए और बी में के जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें अवयवों की संख्या नंबर है एन का मतलब वो पी और क्यू यहाँ पे जो संख्या है वो उन दोनों के क्या मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, यदि है ये। ठीक है, तो ये है यदि ए समुच्चय ए में अपरिमित समुच्चय हो या फिर समुच्चय बी अपरिमित हो या फिर दोनों ही अपरिमित समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी है वो उसमें अवयव की संख्या अपरिमित निकल के आती है। और जो समुच्चय निकल के आता है ए क्रॉस बी का, यहाँ पे जैसे समुच्चय निकल के आया वो भी किससे निकल के आएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे इसका एक उदाहरण करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू कैपिटल एन लिखा हुआ है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और बी इक्वल टू क्या लिखा है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे एन प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं बहुत सारी होती है, अनंत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन लिख लो, क्यू लिख लो, जेड लिख लो, आर लिख लो, सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक अपरिमित समुच्चय लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से एक क्रॉस भी निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, एक अपरिमित समुच्चय के बराबर आएगा। ठीक है, और अपरिमित समुच्चय उसको हम क्या कर नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एन है वो 1 से तो चालू होता है। ठीक है, डॉट 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 10 11 12 21 20 21 22 इसका 100 ऐसे चलता जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन सभी संख्याओं को 1 2 3 के साथ में लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी बार ये इन्फिनिटी संख्या को 3 बार लिखेंगे तो इन्फिनिटी इंटू 3 करेंगे तो इन्फिनिटी। जो एलिमेंट तो आएंगे इन्फिनिटी और जो मतलब अनंत आएंगे यानी अपरिमित आएंगे। तो अपरिमित तो उसमें क्या होंगी, संख्या होंगे। अपरिमित संख्या होने के साथ साथ वो जो समुच्चय निकल के आएगा वो निकल के आएगा, अपरिमित समुच्चय निकल कर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे की बात करते हैं हम अगली वीडियो में, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें हम पढ़ेंगे क्या, संबंध। ठीक है।